ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमने अब तक मेडल्स के लॉ की बात की थी, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की थी। अब चूंकि मेडल ने जितने भी लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को छोड़कर हर एक नियम के कुछ अपवाद हैं। वो जो मेडल ने जो अपने नियमों का प्रतिपादन मटर के पौधे पर किया था, उस पौधे के अलावा अगर किसी जंतु या किसी और पौधे पर उसी पैटर्न से उन नियमों को अप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट जो है F1 PD और F2 PD का जो रेशियो है वो हमें अलग तरीके का देखने को मिलते हैं। कई तरह के एक्सेप्शन मेडल लॉ के हैं, कई अपवाद हैं मेडल लॉ के, जिसमें 3 अपवादों की बात आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और लीथल चेन की बात करेंगे इस वीडियो में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन जब देखते हम लोग ये है कि जब जब विपरीत जोड़ों के गुणों में से आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अपूर्ण प्रभावी है। वो लक्षण अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 पीढ़ी में अपने आप को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर केवल इनका एक इंटरमीडिएट रूप हमें देखने को मिलता है। दोनों लक्षण एक इंटरमीडिएट रूप जो है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो F1 PD में हमें देखने को मिलेगा। इसे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकी खोज कॉल कॉरेंस ने 1903 में की है। खोजकर्ता कौन है? कॉल कॉरेंस हैं। 1903 में इसकी डिस्कवरी की है। इनके अनुसार कि जब दो विपरीत लक्षण एक साथ आते हैं तो उनमें से एक गुण अपना प्रभाव दर्शाता है जबकि दूसरा अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, अर्थात एक गुण प्रभावी होता है जबकि दूसरा गुण अप्रभावी होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो कैरेक्टर अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो नहीं प्रकट कर पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये प्रभाविता का नियम है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में दोनों में से कोई भी लक्षण न तो पूर्ण रूप से प्रभावी है और न ही पूर्ण रूप से अप्रभावी, अर्थात दोनों एक दूसरे पर अपूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में न तो एक लक्षण पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाता है और न ही एक पूरी तरह से रिसेसिव है। दोनों अपना इंटरमीडिएट रूप यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है कैरेक्टर यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इस नियम को अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है वो है मिराबिलिस जलापा, जिसे गुलब्बास के नाम से जाना जाता है। इस पौधे में देखने को मिलती है जब लाल एवं सफ़ेद रंग वाले मिराबिलिस जलापा का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो सभी पौधों का रंग गुलाबी प्राप्त होता है। तो क्या होना चाहिए था यहाँ? तो चूंकि अगर रेड डोमिनेट होता तो क्या रंग कैसा होना चाहिए था? F1 PD में सारे के सारे कैसे होने चाहिए थे? रेड। तो न तो रेड हुए न वाइट हुए, एक इंटरमीडिएट कलर यहाँ पर दिखने को दिया। इंटरमीडिएट है ना, शब्द क्या आया यहाँ पर? इंटरमीडिएट कलर हमें दिखाई दिया। यानी कि न तो रेड अपने आप को प्रकट कर पाया और न ही वाई अपने आप को प्रकट कर पाया। या एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई देता है जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे जो कलर प्राप्त हुआ वो कैसा था? गुलाबी रंग का था। F1 PD में, F2 PD में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो था वो दोनों कैसा था? 1:2:1। मेडल के अनुसार ये रेशियो क्या होना चाहिए था? फिनोटिपिक रेशियो तो मेडल के अनुसार 1:2:1 होना चाहिए, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 होना है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होना चाहिए था। लेकिन 3:1 रेशियो की जगह कौन सा रेशियो प्राप्त हुआ? 1:2:1 प्राप्त हुआ है। इस तरह से रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के मिराबिलिस जलापा के को आपस में जब क्रॉस करवाया तो F1 PD में कैसा कलर प्राप्त हुआ? पिंक। सारे फ्लावर कैसे हुए? इंटरमीडिएट। न तो वो रेड थे न ही वो वाइट थे, तो कैसे प्राप्त हुए? पिंक। जब इनका आगे क्रॉस F2 PD में जब इनका क्रॉस करवाया तो रेड, पिंक और वाइट, यानी कि दो तो हमें कैसे प्राप्त हुए? पिंक। एक कैसा हुआ? रेड। और एक कैसा हुआ? वाइट। तो इनका जो रेशियो था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो कैसा था? 1:2:1। तो मेडल का जो 3:1 वाला रेशियो था, ये रेशियो यहाँ पर
नहीं आया। तो इससे अलग रेशो आया जो यहाँ पर इन्होंने कॉलकोरिन से जो अपना जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्हें एक अलग तरह का फिनोटिपिक रेशो देखने को मिला। इस कारण इस नियम को मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद माना जाता है, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों चाहे वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, F1PD में दोनों पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रकट होते हैं, एक मध्यवर्ती जो अवस्था है उसमें प्रकट होते हैं। इस कारण इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। F2PD में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। होमोजाइगस अवस्था, इस उदाहरण से पता लगता है कि होमोजाइगस अवस्था में प्रभावी RR और प्रभावी RR एलील अपने लक्षण को व्यक्त करते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस अवस्था में ये लक्षण पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट नहीं कर। जब हेट्रोजाइगस अवस्था में ये होते हैं तो R अपने आप को न तो R अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर पाता है, न ही वाइट अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर पाता है। हमें F1PD में एक इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलता है और वो कैसा कलर होता है? गुलाबी कलर होता है। कोडोमिनेंस, आप ध्यान में रखिए बेटा, मैंने आप लोगों को दोनों में अंतर समझना जरूरी। इनकम्प्लीट का मतलब है कि F1PD में न तो रेड अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा न वाइट, एक इंटरमीडिएट कलर बनेगा। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों एलील अपने आप को F1PD में प्रकट करते हैं, तो हमें क्या होगा कि दोनों कलर देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या होगा, दोनों जोड़े जो हैं प्रभावी और प्रभावी दोनों अपने आप को एक साथ प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो डोमिनेंट है वो भी अपने आप को प्रकट करेगा और रिसेसिव है वो भी अपने आप को F1PD में क्या करेगा? प्रकट करेगा। तो दोनों जो कैरेक्टर है वो साथ साथ प्रकट होते हैं, इस कारण इसको सप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा ना हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1PD संकरों पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? कोडोमिनेंस। सप्रभाविता में क्या हो रहा है? सप्रभाविता में यह हो रहा है कि दोनों कैरेक्टर अपने आप को F1PD में प्रकट कर रहे हैं। दोनों जो एलील्स हैं वो अपना प्रभाव कहाँ दिखा रहे हैं? F1PD में दिखा रहे हैं। लेकिन अपने डोमिनेंस रूल में हमने देखा, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जहाँ पर हमने देखा कि दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते और उनके बीच का एक इंटरमीडिएट प्रभाव हमें दिखाई देता है। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स अपना प्रभाव यहाँ पर एक साथ दिखाई देते हैं, इस कारण इस नियम को कोडोमिनेंस नियम कहा जाता है। सप्रभाविता की घटना में दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये घटना मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद है। मेंडल के अनुसार क्या था कि जब दो एलील एक साथ आते हैं तो एक प्रभावी होता है जबकि दूसरा अप्रभावी होता है, लेकिन इस घटना में दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं। दोनों एलील अपने आप को F1PD में प्रकट करते हैं। मेंडल कह रहा है केवल प्रभावी प्रकट करता है, लेकिन कोडोमिनेंस क्या कह रहा है? केवल प्रभावी कैरेक्टर यहाँ प्रकट न होकर प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक साथ अपने आप को प्रकट करते हैं। सप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता से भिन्न है, जहां अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकरों में फिनोटाइप जनकों के पेरेंट्स में फिनोटिपिक के बीच में इंटरमीडिएट होते हैं। मैंने कहा ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैसे बनेंगे? इंटरमीडिएट्स बनते हैं। वहाँ न तो डोमिनेट होता है न रिसेसिव होता है, लेकिन सप्रभाविता में F1 संकरों में जनकों में गुणों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से समावेश होता है और दोनों एलील्स अपने आप को F1PD में प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, पशुओं में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी जीन R और R होते हैं। जीन R लाल रंग के लिए और जीन सफ़ेद के लिए, लेकिन जब इस RR सफ़ेद रंग वाले का क्रॉस RR से करवाया जाता है तो F1PD में चितकबरा रेयॉन यानी कि वाइट और रेड दोनों साथ में प्रकट होंगे। F1 में जो बनेगा उसमें वाइट भी होगा और रेड चितकबरा रंग, जिसमें लाल एवं सफ़ेद दोनों रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं। F1PD में इन दोनों लक्षणों ने अपने आप को क्या किया है? प्रकट किया है। इनका फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होता है? 1:2:1। यहाँ से देखें, जैसे ये वाइट काऊ है और ये रेड काऊ है, जब इनका क्रॉस करवाया तो रेयॉन कलर प्राप्त हुआ, यानी कि वाइट के साथ साथ हमें क्या दिख रहा है? रेड भी दिख रहा है। तो F1PD में वाइट के साथ साथ रेड, यानी कि वाइट ने भी अपने आप को प्रकट किया और रेड ने भी अपने आप को क्या किया? प्रकट किया, और एक नया चितकबरा कलर हमें देखने को मिला जिसमें वाइट भी था और रेड भी था। तो ये कोडोमिनेंस है, यानी दोनों एलील्स अपने आप को F1PD में प्रकट कर रहे हैं। इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। या वाइट और ये रेड
इसको आप जब हम करेंगे F1PD में तो यहाँ रेहॉन कलर हमें प्राप्त होगा, और F2PD में 1:2:1 कैसा होगा, वाइट, 2 कलर हो गए रेयॉन, और एक कैसा होगा, रेड कलर प्राप्त होगा। तो ये कोडोमिनेंस कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम मनुष्य का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं। 3 ब्लड ग्रुप में, जिसमें 3 रूप होते हैं ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल एलिल्स का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलिल्स मैं आगे पढ़ाऊंगी, तब भी हम ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे। और कोडोमिनेंस में भी हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप का ले रहे हैं। ब्लड ग्रुप में ए और बी तो डोमिनेंट है, और आई ओ वो रिसेसिव रूप होता है, मैंने ए बी ओ ग्रुप होता है ना, तो ए और बी ये डोमिनेंट है और ओ क्या होगा, रिसेसिव होता है। तो जब क्या होगा कि इनको आई जीन कंट्रोल करता है, 3 इसके युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं, लेकिन जब आई और आई बी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो रुधिर वर्ग क्या बनता है, ए बी बनता है। यानी कि यहाँ पर आई ए ने भी अपने आप को प्रकट किया और आई बी ने भी अपने आप को प्रकट किया, तो रुधिर वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी। तो ये कोडोमिनेंस का उदाहरण है कि जब आई ए का क्रॉस आप आई बी के साथ करवाते हैं तो रुधिर वर्ग क्या बन जाता है, ए बी रुधिर वर्ग बनता है। इसमें किसी तरह की एंटीजन, इसमें किसी भी एंटीजन की अनुपस्थिति में ओ रक्त समूह बनता है। आई ए एलील ए एंटीजन के निर्माण हेतु और आई बी एलील ए बी एंटीजन के निर्माण हेतु जिम्मेदार होता है। आई एलील में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आई ए तथा आई बी प्रभावी है और आई क्या है, अप्रभावी एलील होता है। किसी भी मनुष्य में कोई 2 एलील पाए जाते हैं। आई और आई बी के संयोजन से दोनों एलील अपना समान प्रभाव दिखाते हैं और ए तथा बी दोनों प्रकार के एंटीजन बनने के कारण रक्त समूह क्या बनता है, ए बी बनता है। आई के अंदर बी एंटीजन होता है, बी के अंदर आई एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है। जब हम इन दोनों का आई ए और आई बी का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमें किस तरह के रक्त समूह बनता है, ए बी रक्त समूह यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ए बी वर्ग का ये रक्त समूह बनना कोडोमिनेंस को प्रकट करता है, क्योंकि इन दोनों ने अपने F2PD F1PD में इन दोनों ने संयुक्त रूप से अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है। तो ये भी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। लीथल यानी घातक जीन, कुछ ऐसे जीन जो होमोजाइगस अवस्था में होते हैं तो वो लीथल होते हैं। इस होमोजाइगस अवस्था में अपने आप को प्रकट करने के कारण, जब ये होमोजाइगस अवस्था में होते हैं तो इसमें लीथल जीन मौजूद होते हैं। जब ये होमोजाइगस अवस्था में अपने आप को प्रकट करते हैं तो जो एम्ब्रियो स्टेज में भी भ्रूण की क्या हो जाती है, एम्ब्रियो अवस्था में ही, गर्भावस्था में ही एम्ब्रियो की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ रेशो 3:1 की जगह 2:1 हमें प्राप्त होता है। जो रेशो अनुपात है वो क्या प्राप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। मेंडल के नियमों से उनका अनुपात विचलित होकर 3:1 की जगह 2:1 प्राप्त होता है। लीथल जीन की फर्स्ट डिस्कवरी लुसीन क्यूनॉट ने की है और उन्होंने माइस के कोट कलर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है कि ही एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो क्रॉस 3:1 उन्हें प्राप्त होना चाहिए, लेकिन रेशियो क्या ऑब्जर्व हुआ, 2:1 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। लीथल एलील आर डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों होते हैं। जब ये फुली डोमिनेट होते हैं तो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में मर जाता है। रिसेसिव लीथल एलील होने पर केवल होमोजाइगस अवस्था में ही भ्रूण अवस्था में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। माइस के लुइस क्यूनॉट ने पेक्यूलर विशिष्ट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस माइस में देखा कि लीथल जीन है जो माइस में अर्ली स्टेज में, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में माइस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। माइस का येलो कोट कलर डोमिनेंट है और यहाँ पर माउस का फर का जो है कलर है वो यहाँ वो रिसेसिव है। यहाँ पर दूसरा स्मॉल वाई है वो रिसेसिव है, लेकिन वाई कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट अवस्था में है। इनके गैमेट वाई और यहाँ स्मॉल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनते हैं। लेकिन जब ये लीथल जीन वाई पर उपस्थित है और ये वाई जब होमोजाइगस अवस्था में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो माइस की एम्ब्रियो अवस्था में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि वाई पर क्या जीन उपस्थित होते हैं, लीथल जीन उपस्थित होते हैं और ये लीथल जीन अपने आप को क्या कर लेते हैं, होमोजाइगस अवस्था में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। होमोजाइगस अवस्था में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के कारण माइस की एम्ब्रियो स्टेज में डेथ हो जाती है। लेकिन ये दोनों चूंकि हेटेरोजाइगस अवस्था में है, हेटेरोजाइगस अवस्था में इसकी मृत्यु नहीं होती है।
ये यहाँ पर अगोटी कलर बन जाता है। अगोटी जो है वाई कंडीशन में जब होता है तो अगोटी कलर बनता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हमें येलो कलर, होमोजाइगस येलो कलर का माइस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस येलो कलर जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होता है, जिससे माइस की एम्ब्रियो स्टेज में ही मृत्यु हो जाती है। तो अनुपात क्या आया, केवल 2 येलो और 1 अगोटी कलर 2:1 हमें प्राप्त हुआ है। जो मेडल का जो रेशियो है उससे ये क्या हो गया है, रेशियो विचलित हो जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, लीथल जीन प्रभाव, या जिसको हानिकारक जीन प्रभाव कहा जाता है। तो 3 मेडल के अपवाद हमने इस वीडियो में देखे हैं। सबसे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर को डोमिनेंस और लीथल जीन। इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसमें दोनों जीन F1 पीढ़ी में अपने आप को सामान्य रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं, न तो प्रभावी अपने आप को प्रकट करेगा, न यहाँ डोमिनेंट, दोनों का इंटरमीडिएट रूप जो है F1 पीढ़ी में प्रकट होगा। को डोमिनेंस में दोनों यानी कि रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट करेंगे, और दोनों ही जैसे रेड और वाइट के बीच में करवाया तो हम वहाँ पर हमें जो F1 पीढ़ी में जो मिला वो क्या, दोनों कलर था, रेड के साथ वाइट धब्बे भी मौजूद था। लीथल का मतलब जीन होमोजाइगस अवस्था में अगर होता है तो कुछ जीन अपने आप का लीथल प्रभाव प्रकट करते हैं, जिससे एम्ब्रियो स्टेज में ही उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो रेशियो 3:1 से विचलित होकर 2:1 रह जाता है। क्योंकि मेडल के नियमों से ये रेशियो विचलित हो जाता है, इस कारण इन सभी नियमों को मेडल का अपवाद माना जाता है। मेडल के नियम का अपवाद, मेडल का जो नियम है उनके अनुसार इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ना आकर अलग अलग रेशियो में प्राप्त होता है। पहले 2 नियमों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में रेशियो प्राप्त हुआ हमें 1:2:1, और लीथल अवस्था में हमें रेशियो प्राप्त हुआ है 2:1 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मेडल का जो रेशियो आना चाहिए F2 पीढ़ी में वो विचलित हो जाने के कारण इस नियमों को मेडल का अपवाद माना जाता है। अगले वीडियो में हम कुछ और मेडल के नियमों के अपवाद की बात करेंगे। थैंक यू।